गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। आज है 2 दिसंबर और आज टॉपिक है न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन के बारे में। आसाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है आज, और वो है अहोम दिवस या फिर आसाम दिवस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आसाम दिवस या फिर अहोम दिवस, जिसको हम लोग बोलते हैं आसामीज में, उसे हम लोग क्यों मनाते हैं, इस दिन का रेलेवेंस क्या है, और स्वर्गदेव शाओलोंग सुखापा, इनके साथ इस दिन का क्या ताल्लुक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इंस्पिरेशन आईएएस ने लेकर के आए हैं। एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच फॉर द ईयर 2024-25 उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस बार एपीएससी का प्रीलिम्स अपेयर करने वाले हैं। ये क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में कंडक्ट की जाएंगी। क्लासेस सिविल सर्विसेज के टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा लिए जाएंगे, बोथ जीएस और सीसैट दोनों के लिए। करंट अफेयर्स, आसाम, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड स्पेशल क्लासेस कंडक्ट होंगी, और साथ ही आपको हमारा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल, जिसमें आपको ऑल टोटल 35 टेस्ट पेपर्स, जिसमें से 24 जीएस के होंगे और 11 सीसैट के पेपर्स होंगे, बोथ सेक्शनल और फुल लेंथ इंक्लूड रहेगा इसमें, और साथ ही प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ आपको हमारा जो ईयरली कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स का, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अहोम दिवस के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, और एट द सेम टाइम चाओलोंग सुकाफा को आज के दिन में हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले वाईएन न्यूज़। अहोम दिवस, ऑल्सो नोन एज द सुकाफा दिवस, is a significant day in the cultural calendar of Assam, commemorating the advent of the first Ahom king in the region and formation of the state. आज ही के दिन 2 दिसंबर, और ईयर था लगभग 1228 का। 2 दिसंबर 1228 के आसपास चाओलोंग सुकाफा, जो कि अहोम डायनेस्टी के सबसे पहले किंग थे, वो असम आए थे और अहोम डायनेस्टी की का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, और आज का दिन, क्योंकि आज ही के दिन अहोम डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, चाओलोंग सुकाफा ने अहोम डायनेस्टी की स्थापना की थी, और साथ ही में उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है असम को कंसोलिडेट करने में, पूरे रीजन को कंसोलिडेट करने में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कमेमोरेशन ऑफ सुकाफा's अराइवल। Assam Divas, also known as Sukafa Divas, is an annual celebration in Assam. It commemorates the advent of Chaolong Sukafa, the first Ahom king to Assam. थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम लोग देख लें तो चाओलोंग सुकाफा एक ताई प्रिंस, ध्यान रखिएगा, जो चाओलोंग सुकाफा थे, बेसिकली जो अहोम्स के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो बेसिकली ताई अहोम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये आए थे मोंगमाओ रीजन से। ठीक है, 1200 का जो दौर था, उस वक्त मोंगमाओ डायनेस्टी आपका चाइना और म्यांमार, प्रेजेंट डे चाइना और म्यांमार में उस वक्त वो रूल करते थे, और चाओलोंग सुकाफा जो है वो वहाँ से आए थे। इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि मतलब देखा जाए तो थ्रोन उनको सक्सीड करना चाहिए था, बट उनके कज़िन के बर्थ के चलते क्या हुआ था, उनको मतलब उसकी सक्सेशन में थोड़ी से मतलब अड़चने आ गई थी। उसके बाद वो चाओलोंग सुकाफा अपने घोड़े और अपने फॉलोअर्स, उनके साथ जो फॉलोअर्स थे, पटकाई माउंटेन्स से होते हुए नामरूप असम पहुंचे थे, और 1228 में अहोम किंगडम की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सुकाफास लीडरशिप एंड लीगेसी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अहोम्स भी, अगर बोलूँ तो हम लोग, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इट इज़ द डे ऑफ फॉर द कमेमोरेटिंग द एडवेंट ऑफ अहोम्स इन असम। ठीक है, एडवेंट अगर मैं और आसान भाषा में बोलूँ तो कहीं ना कहीं ये इन्वेजन ही है, मतलब वो कहीं दूसरी जगह से आए थे और अपना डायनेस्टी यहाँ पे एस्टैब्लिश किए थे। बट आसाम जो है अहोम डायनेस्टी को बहुत ही गर्व के साथ
उनके बारे में बोलता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि सबसे पहला जो हम अहोम डायनेस्टी के जो सबसे पहले राजा या जिन्होंने अहोम डायनेस्टी की स्थापना की थी, सुकाफा, वो उनके स्ट्रॉन्ग और करेजियस और विजनरी लीडरशिप की वजह से उनको याद किया जाता है। तो सबसे पहला तो ये है। दूसरा, उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा था यहाँ की एथनिक जो जितने भी ग्रुप्स थे। आपको पता होगा आसाम एज अ रीजन उस टाइम पे क्योंकि कामरूप रीजन था, कामरूप इस पूरे एरिया को बोला जाता है, और लगभग लगभग पूरा जो हमारा आज का प्रेजेंट डे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो पूरा का पूरा आपका आ जाता था। ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल ट्राइब्स हैं, आज के डेट में भी आप बहुत सारे ट्राइब्स और सब ट्राइब्स मिलेंगे। प्रेजेंट डे आसाम आसाम एज अ स्टेट में ही आपको कितने सारे ट्राइब्स मिल जाएंगे, जैसे बोडो हो गया, कसारी हो गया, कार्बी हो गया। ठीक है। और भी बहुत सारे आपको ट्राइब्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर नॉर्थ ईस्ट एज अ होल अगर आपको बोले तो बहुत सारे मतलब एन नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ और सब ट्राइब्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सुकाफा का जो था उस टाइम पे जितने भी इंडिजिनियस एथनिक ग्रुप्स थे असम के, उन सबको यूनिफाई करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा था। ठीक है। ऑल्दो उन्होंने आसपास के जितने भी लोकल ट्राइब्स थे, क्योंकि डायनेस्टी एस्टेब्लिश करनी थी और अहोम डायनेस्टी ऑलमोस्ट पूरे असम मतलब सॉरी प्रेजेंट डे जो ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट, अगर प्रेजेंट डे अगर हम लोग बोले ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर कर लेता था। ठीक है। तो जाहिर सा बात है पहले दिन से तो वो हुआ नहीं था। आसपास में जितने भी लोकल ट्राइब्स थे, जैसे पहली बार जब वो आए थे वो भूयास को हराते हुए आए थे, है कि नहीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने कोच को अपने अंडर में लिया, चुतियास को अपने अंडर में लिया, है कि नहीं। ऐसे करते करते आसपास के जितने भी लोकल रूलर्स या लोकल ट्राइब्स थे उनको कनकर करते हुए पूरा का पूरा अहोम डायनेस्टी को उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। ठीक है। बट ऑल्दो उन्होंने कनकर किया था, नॉर्मली क्या होता है कोई अगर राजा किसी पास के किसी रीजन को अगर कनकेस्ट करता है तो क्या करता है, उनको ऑब्वियसली इन्फीरियर थोड़ा सा ट्रीट किया जाता है। उन लोग ज़रूरत पड़ने पे लोगों को बंदी भी बनाया जाता है, फोर्सफुली अपना कल्चर या ट्रेडिशन उन पे इम्पोज करवा दिया जाता है। बट सुकाफा ने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने इक्वालिटी और इंटीग्रेशन को प्रमोट किया था। उन्होंने सिर्फ रीजन को अपने अंडर में इंक्लूड किया था, बट ना ही उन्होंने किसी भी तरीके का फोर्सफुल कन्वर्जन करवाया था, कि ना ही फोर्स इम्पोजिशन करवाया था अपने कल्चर और ट्रेडिशन का, और ना ही उन लोगों के साथ इन्फीरियर ट्रीटमेंट किए गए थे, बल्कि वो इक्वालिटी और इंटीग्रेशन पे बिलीव रखते थे। ठीक है। आगे चल के हमें अहोम डायनेस्टी में ये भी देखने को मिलता है कि इंटरकास्ट मैरिजेस या इंटर एथनिक मैरिजेस वो कंडक्ट करवाते थे। मतलब वो खुद अहोम ट्राइब्स तायाहोम से बिलोंग करते थे, बट आसपास के बहुत सारे जैसे चुतिया किंगडम से भी उन्होंने मैरिटल अलायंसेस फॉर्म की थी। ऐसे बहुत सारे आपको अहोम डायनेस्टी में देखने को मिलेंगे। ठीक है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें अहोम डायनेस्टी का अगर पूरा का अगर हम लोग देखें रेंज देखें तो वो लगभग लगभग 600 साल तक की मतलब उनकी वो लीनियज रहा है। 600 साल तक वो लोग राज किए थे, पूरा डायनेस्टी था। और अगर हम लोग देखें तो फॉर्मली फॉर्मली अगर अहोम डायनेस्टी ख़त्म हुआ था, इट इज़ आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यांडाबू, जब साइन हुआ था 1826। हाँ, उसके जस्ट पहले जो है आपका मानौरदीन आपने सुना होगा, बर्मीज इन्वेजन्स वगैरह हुए थे जिसके चलते कहीं ना कहीं अहोम डिक्लाइन कर गए थे। बट अगर फॉर्मली अगर हम लोग देखें कि अहोम रूल ख़त्म हुआ था, वो था आफ्टर 1826 का ट्रीटी ऑफ यांडाबू। ठीक है। तो आप समझ लीजिए 1228 से पकड़ करके 1826 का अगर मैं बोलूँ तो लगभग लगभग यहाँ पे 600 साल का डिफरेंस। ठीक है। हिस्टोरिकल कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन में अगर हम लोग देखें, द डे सर्व्स एज अ ट्रिब्यूट टू असम्स रिच cultural heritage and unique identity. Ahom Divas offers an opportunity for the people of Assam to reflect on their diverse history,
Cultural practices, tea plantations, wildlife reserves, and traditional art forms. It's a celebration of both unity and diversity, emphasizing harmonious coexistence of various communities within the state. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड टू अहोम किंगडम. अहोम किंगडम की स्थापना, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला, 1228 के आसपास हुई थी. ऑन दिस डे ओनली, दैट इज 2 दिसंबर 1228 के आसपास ब्रह्मपुत्र वैली में हुई थी. ठीक है, और लगभग लगभग 600 साल का इनका पूरा रूलिंग पीरियड था. ठीक है, द किंगडम वाज फाउंडेड बाय चाओलोंग सुकाफा, 13th सेंचुरी रूलर. 1228 है तो 13th सेंचुरी रूलर होगा. अहोम्स रूल द लैंड टिल द प्रोविंस वाज एनेक्स्ड टू ब्रिटिश इंडिया इन 1826. जैसे कि मैंने बोला, 1700 के लेट 1700s की अगर मैं बात करूँ तो बर्मीज इन्वेजन्स हुए थे. ठीक है, आप लोग जब असम हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे आप मानौर दिन के बारे में भी पढ़ोगे. ठीक है, इट इज़ अबाउट द बर्मीज एट्रोसिटीज ऑन द पीपल ऑफ असम. ठीक है, इससे रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ोगे. फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर में ब्रिटिश ने बर्मीज को हरा दिया था. बट अगर फॉर्मल डिक्लेनेशन, बर्मीज इन्वेशन के टाइम पे अहोम्स धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगे थे. बट अगर फॉर्मली अगर वो उनका रूल अगर ख़त्म होता है, इट वाज आफ्टर द 1826 का ट्रीटी ऑफ यांडाबू जब साइन किया गया था. Renowned for their bravery, Ahoms didn't even fall to the might of the powerful Mughal Empire. अगर आपने हमारा पास्ट वीडियो देखा होगा, इट वाज अबाउट लाचित बोरफुकन. अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट आप ये वीडियो जाके देखें. हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी. वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं. वहाँ पे मैंने 2 इम्पॉर्टेंट बैटल्स, दैट इज़ द बैटल ऑफ आलाबोई एंड सरायघाट. इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से उस वीडियो में एक्सप्लेन करा गया है कि किस तरीके से अहोम आर्मी ने इतने बड़े माइटी पावरफुल जो मुग़ल आर्मी थी, उस टाइम पे मुग़लों को इस तरीके से माना जाता था कि उनको कोई भी नहीं हरा सकता. अगर हम लोग फैक्ट्स की बात करें तो मुग़ल्स और अहोम्स काफ़ी बार आमने सामने हुए थे. लेकिन ये 2 ऐसे बैटल्स हैं जब मतलब बिफिटिंग डिफीट मिला था मुगलों को अहोम्स की तरफ से. अहोम ने लिटरली उनको बहुत बुरे तरीके से हराया था. तो उसकी पूरी स्टोरी हमने अपने लासित बोरफुकन के वीडियो में हमने वहाँ पे एक्सप्लेन करी है. आई विल सजेस्ट आप वो वीडियो जाके देखें. ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा पॉलिटिकल सेटअप. Ahoms created a new state by suppressing the older political systems of भूया. जैसे कि मैंने कहा कि जब वो पहली बार असम आए थे, वो भूया को उन्होंने सप्रेस किया. उनको हटाते हुए उन्होंने अपना डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया था. और फिर धीरे धीरे आसपास में जितने भी बाकी सारे कम्युनिटीज़ या रूलर्स थे, चुतियास हो गए, फिर आपके कोच हो गए, या ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े रूलर्स को उन्होंने अपने अंदर में सबस्यूम कर लिया था. ठीक है, द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स लेबर. दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वेयर कॉल्ड पाइक्स. अहोम का बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है ये पाइक सिस्टम. ठीक है, इसको मोमाय तामुली ने पहली बार एस्टैब्लिश किया था. मोमाय तामुली ने. इस पर एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आएगी जहाँ पे मैं पूरी आसाम हिस्ट्री को आपको पूरा का पूरा एक कोर्स लॉन्च किया जाएगा, बहुत ही जल्द लॉन्च होगा. वहाँ पे पाइक सिस्टम को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अहोम सोसाइटी कैसी थी? तो अगर अहोम्स की मैं बात करूँ तो अहोम्स वे डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स. ठीक है, और ईच क्लैन या फिर खेल को एक या उससे ज़्यादा विलेजेस दिए जाते थे कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, Ahoms worship their own tribal gods, yet they accepted the Hindu religion and Assamese language. अगर हम लोग देखें तो जब पहली बार सुकाफा आए थे
तब वो अपना खुद के वो लोग खुद के अपने ट्राइबल गॉड्स जो है उनकी पूजा किया करते थे। ठीक है, उनका खुद का एक रिलीजन था, उनका खुद का लैंग्वेज हुआ करता था। बट विथ टाइम अगर हम लोग देखें तो अहोम्स ने हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था, एज अ लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, ऑल्दो अगर देखा जाए तो अहोम्स जो है उन्होंने पूरे तरीके से अपने ट्रेडिशन को लेकिन छोड़ा नहीं है, बट उन्होंने ऐड किया है। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आज के डेट में जहाँ मतलब एक ऐसे किंगडम जो बाहर से आके असम पर रूल किए, बट स्टिल असम के लोग उनको बहुत ही रेस्पेक्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही रेस्पेक्ट से उनका नाम लेते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर हम लोग दूसरी डायनेस्टीज़ के बारे में देखें, जो भी इन्वेडर्स या जो भी रहे हैं हमारे, जैसे आप मुगलों के बारे में ही ले लो, हमें मुगलों के बारे में मतलब ऐसा भी मिलता है कि वो लोग फोर्स्ड कन्वर्जन्स करवाते थे, है कि नहीं? हिंदूज़ पर आपको पता होगा टैक्स वगैरह इम्पोज कर दिया जाता था कि वो मंदिरों में जाएं तो टैक्स पेमेंट करेंगे। बीइंग अ नॉन मुस्लिम उन पर टैक्स इम्पोज किया जाता था और बहुत ऐसे तरीके के चीज़ें उनके ऊपर होती थी। बट होम्स ऐसे लोग थे ना जिन्होंने मतलब जब शुरू-शुरू में आए थे तो ऑब्वियस सा बात है उनका खुद का कल्चर था, उनका खुद का ट्रेडिशन था। बट धीरे-धीरे दे एमालगमेटेड विद द एसएमएस सोसाइटी ऑफ हियर। ठीक है? वो अपने ट्रेडिशन को तो फॉलो करते ही थे, बट क्योंकि उस टाइम पे असम रीजन या पूरे नॉर्थ ईस्ट में हिंदू रिलीजन हिंदू एज़ अ रिलीजन ज़्यादा प्रेवेलेंट था, शक्ति कल्ट का। तो उन्होंने धीरे-धीरे हिंदू एज़ अ रिलीजन को भी एक्सेप्ट किया। ठीक है? आप आगे चल के देखोगे जितने भी अहोम किंग्स हैं, उनके हिंदू नाम भी होते थे, जैसे रुद्र सिंघा हो गया। ठीक है? बट एट द सेम टाइम वो लोग एक अहोम नाम भी रखते थे, मतलब दोनों बीइंग एन हिंदू रिलीजन प्रीचर, वो अपना एक हिंदू नाम भी रखते थे और साथ में क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, अपने कल्चर को कोई नहीं छोड़ सकता है, वो एक अहोम नाम भी रखते थे। ठीक है। सिर्फ ना सिर्फ ये उन्होंने एसएमएस एज अ लैंग्वेज को भी अपनाया और यहाँ के कल्चर में वो इम्बाइब हो गए। एट द सेम टाइम उन्होंने अपने ट्रेडिशन को छोड़ा नहीं है। जैसे आज के डेट में भी अगर हम लोग देखें, अहोम्स की शादी जिसको हम लोग चॉकलॉन्ग बोलते हैं, वो उस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बट उनका अटायर जो होता है वो पूरे तरीके से एसएमएस होता है। असम सिल्क वगैरह पात का जो हम लोग बोलते हैं, असम सिल्क के जो मेखला सादोर वगैरह वो लोग वो ही पहनते हैं। बट उनके जो ट्रेडिशनली उनके जो शादी करने के तरीके होते हैं चकलोंग, उसके हिसाब से वो लोग शादियाँ वगैरह करते हैं। तो जहाँ पे उन्होंने अपना ट्रेडिशन भी मेंटेन किया है, एट द सेम टाइम यहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर के साथ वो पूरे तरीके से घुल मिल गए हैं। उन्होंने कभी भी यहाँ पे मतलब उन्होंने कंटेस्ट वगैरह तो किए हैं, बट उन्होंने कभी भी अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपना लैंग्वेज किसी पर इम्पोज नहीं किया। फोर्सफुल इम्पोजिशन कभी भी नहीं हुआ है। इस यही बहुत बड़ा रीज़न है कि अहोम किंगडम को असम एक्चुअली में सेलिब्रेट करता है। मतलब आप समझो कि जिस दिन कोई बाहर का मतलब कोई बाहर से लोग आकर के जिस दिन आपको एडवेंट किए, जिस दिन उन्होंने आप पर अपना रूल जमाना शुरू कर दिया, उस दिन को आप सेलिब्रेट करते हो। तो जाहिर सा बात है असम के कल्चर में, यहाँ के ट्रेडिशन में इस किंगडम का काफ़ी बड़ा रोल रहा होगा। ठीक है? इंटरमैरेज विद लोकल ऑल्सो इंक्रीज एसिमिलेशन प्रोसेस ऑफ अहोम्स इन असमिस कल्चर। ठीक है, थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर में देख लेते हैं। बहुत सारे पोएट्स और स्कॉलर्स को वो लोग प्रमोट करते थे। ठीक है, बहुत सारे संस्कृत वर्क्स ऐसे थे जिनको लोकल लैंग्वेजेस में उन्होंने ट्रांसलेट करवाया था। अहोम अहोम किंगडम वाज अ पीरियड जब वो लोग अपने सारी चीज़ों को ना डॉक्यूमेंट करके रखते थे, एंड दोज वर नोन एज बुरंजीज। ठीक है, इनिशियली तो इसको वो लोग अहोम लैंग्वेज में ही लिखा करते थे, बट विथ टाइम जब उन्होंने एसमिस लैंग्वेज को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, उसके बाद बुरंजीज एसमिस लैंग्वेजेस में लिखने शुरू कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा मिलिट्री स्ट्रैटेजी वगैरह हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मिलिट्री की बात करें तो सुप्रीम कमांडर ऑफ द स्टेट ऑब्वियसली अहोम किंग होता था, और किसी भी वॉर में अहोम किंग खुद जाता था। ठीक है, पाइक सिस्टम जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला,
पाइक सिस्टम वगैरह होती थी, और मिलिट्री में बहुत सारे डिविजन्स वगैरह होते थे, जैसे बोरफुकन हो गया, बोरबोरुआ हो गया। उनको एक पर्टिकुलर एरिया वगैरह असाइन कर दिया जाता था, हर किसी का अपना अपना पावर होता था। ठीक है, द मोस्ट फेमस लासित बोरफुकन, उस पर वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके हमारे चैनल में जाके आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है। The full contingent of the Ahom army consisted of infantry, navy, artillery, elephantry, cavalry, and spies. Main war weapons consisted of bows, arrows, swords, javelins, guns, matchlocks, and cannons. Ahoms sent spies to the enemy's camp to study the strength and the war strategies of enemies before leading an expedition. Okay, अहोम का अगर हम लोग बोले तो दो इम्पॉर्टेंट थे। थोड़ी देर पहले मैंने जैसे बोला, उस टाइम के जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम्स जिसको माना जाता था, दैट वे द मुगल्स, जिनको ऑलमोस्ट हराना इम्पॉसिबल था, उस तक को अहोम ने मतलब बहुत बुरे तरीके से, मतलब सिर्फ हराया नहीं था, बहुत बुरे तरीके से हराया था। तो उसके दो प्रोमिनेंट लीडर्स थे। एक तो था कि अहोम का हर एक आर्मी का हर एक बंदा जो था वो उन गुरिल्ला फाइटिंग में, गुरिल्ला वॉरफेयर में वो एक्सपर्ट हुआ करते थे। ठीक है, और दूसरा उनकी नेवी काफ़ी अच्छी थी। असम बीइंग अ रीजन जहाँ पे आपको एन नंबर ऑफ रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज वगैरह मिलेंगी, है कि नहीं। एंड एट द सेम टाइम टेरेन यहाँ का बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब ऐसा है कि आप प्लेन 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 और एकदम हिल आ गया, ऐसे टाइप का है, जहाँ पे हिल्स भी है, रिवर्स भी है। तो यहाँ की जो आर्मी जो होती है, यहाँ की जो मिलिट्री फोर्स जो होती है ना, वो ऑलमोस्ट हर चीज़ तरफ से उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो गुरिल्ला वॉरफेयर और उन स्ट्रॉन्ग नेवी वाज वन ऑफ द मोस्ट, और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ के उस टाइम पे जैसे बैटल ऑफ सरायघाट और अलाबॉय के बारे में बोलूँ, लासित बोरफुकन थे। तो इस तरीके के हमारे जो भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उनकी खुद की स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी तो खैर है ही है, बट एज अ होल अगर मैं बात करूँ, स्ट्रॉन्ग नेवी और गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट होने के चलते दीज टू वेर द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजंस कि वो मुगल जैसे इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स को वो हरा सके। Sometimes they allowed the enemies to enter the country, then cut off their communications and attack them in front and rear. ये एक्चुअली में बैटल ऑफ सरायघाट के टाइम पे हुआ था, जानबूझ करके उनको कंट्री के अंदर लाने दिया गया था। लासित बोरफुकन वाले वीडियो में ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से लासित बोरफुकन, जहां अलाबॉय में लासित बोरफुकन और अहोम आर्मी को प्लेन एरिया में लड़ना पड़ा था, दे पोज्ड, उन्होंने मतलब ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर दिए कि सरायघाट में आकर के उनको लड़ना पड़े, जो कि आपको पता होगा सरायघाट इज द रिवर बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो वहां तक लेकर आना मतलब पूरे तरीके से कम्युनिकेशंस कट करवा दिया जाता था, ये एक्चुअली में वो लोग करते थे। तो इन सब का मिश्रण था कि मुगल जैसी इतनी पावरफुल आर्मी नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली में कभी भी रूल नहीं कर पाई। आपको पता होगा मुगल ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल करती थी, अगर हम लोग एक्सट्रीम साउथ को छोड़ दे तो। हालांकि मराठा तक पहुंच चुके थे वो लोग, एक्सट्रीम साउथ की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया था, उतना तक जाना पॉसिबल नहीं था, बट वो मराठा तक पहुंच चुके थे। और नॉर्थ ईस्ट पे तो औरंगज़ेब काफ़ी बार आने की कोशिश कर रहे थे, बट हमारी जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी वो इतनी ज़्यादा सुपीरियर थी ना मुगल्स के मुकाबले। मुगल्स जो थे, स्पेशली जो औरंगज़ेब थे, वो अहोम फोर्सेस को एक्चुअली में अंडरमाइन कर गए थे। ठीक है, उनको लगा कि मराठा जैसे पावर को अगर हम लोग हरा सकते हैं तो अहोम क्या चीज़ है। बट भाई अहोम लोगों की इस जगह पे ट्रेनिंग हुई है ना, जहाँ पे मतलब हमारा टेरेन बहुत अलग है। नॉर्थ ईस्ट आपको पता ही होगा, अपने आप में एक डाइवर्स रीजन है, जहाँ पे आपको हिल्स भी मिलते हैं, प्लेन्स भी मिलते हैं, आपको रिवर्स भी मिलते हैं, है कि नहीं। तो हर जगह से इनको लड़ना आता है। ठीक है, तो नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स रिलेटेड टू अहोम, जैसे सामधारा, हराईघाट, सिमलागढ़, कोलियाबोर, काजाली, पांडु। They also learned technique of constructing boat bridges in the Brahmaputra. Above all, mutual understanding among civil and military wings and unity among nobles always worked as strong weapons of the Ahoms.
अगर आपके जितने भी ऑफिशियल्स हैं, सिविल हो गए, मिलिट्री हो गए, आपके जितने भी नोबल्स वगैरह है, अगर उनमें यूनिटी नहीं होगी ना, तो आप कोई भी जंग नहीं जीत सकते हो। आपको पता होगा बड़े से बड़ा कोई भी, अगर आप देख लो, कोई भी डायनेस्टी उठा करके देख लो, अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आ गए ना, तो उस डायनेस्टी को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। होम में वो यूनिटी थी। हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है कि ये थोड़ा बहुत तो खैर लगता ही है, बट एज अ होल उन्होंने अपनी यूनिटी को मेंटेन करके रखा था, जिसके चलते वो ऑलमोस्ट कोई भी वॉर हारे नहीं थे। ऑलमोस्ट वो हर एक वॉर जीते हैं। पूरे तरीके से फॉर्मल अगर इनका एंडिंग हुआ था, इट वॉज इन 1826, जब ब्रिटिश ने फॉर्मली अहोम रूल को ख़त्म करते हुए असम को ब्रिटिश इंडिया में इंक्लूड किया था। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ कि इंस्पिरेशन आईएएस का एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच शुरू हो चुका है। क्लासेस टॉप फैकल्टीज़ के थ्रू ली जाएंगी। जीएस सीसैट दोनों के लिए करंट अफेयर्स, आसाम हिस्ट्री के ऊपर आपकी स्पेशल क्लासेस होंगी। एंड दिस पैकेज विल ऑल्सो इंक्लूड आर कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल। दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में ये क्लासेस कंडक्ट होंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ इंस्पिरेशन आईएएस में आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन रहेगा। ठीक है, टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।